हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई परीक्षा 2021 और यूपी ट्रिपल एस पीटी परीक्षा के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू प्रश्न रखे हैं, जो कि अभी तक यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या आगे आने पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग ध्यान से ईमानदारी पूर्वक इस पूरी क्लास को कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा और अंत में ये अवश्य बताइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो आपसे पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो आप लोग ये बताइए किस में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो नौकरानी है, उसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किस में नहीं है। तो आप लोग ये बताइए कि आपको जो जोड़ा दिया गया इनमें से किस में विलोम शब्द नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जी, जो प्रबंध और संबंध है, इसमें विलोम शब्द का कोई संबंध नहीं है, तो आपका आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर हैं। तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा संयुक्ताक्षर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया जो कुम्हार है वह संयुक्ताक्षर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, लापता होना, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लापता होना, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आप लोग ये बताइए कि इसमें से कौन सा पद ऐसा है जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, पदगत ऐसा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा शब्द तत्सम है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रिय है वह तत्सम शब्द है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन यानी लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मच्छर भनभना रहा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो आप लोग बताइए इसको। मच्छर भनभना रहा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया है। मच्छर भनभना रहा, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से स्वीकार किया जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि जो खड़ी बोली का विकास है वह किस अपभ्रंश से स्वीकार किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सौरसेनी अपभ्रंश, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताइए, जो आदेश है उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो ऑर्डर है वह आदेश का अंग्रेजी अनुवाद होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया
कंसिस्ट ऑफ इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो आप लोग बताइए कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, भारत की धरोहर में उसकी प्राचीन सभ्यता है, तो आपका आंसर होगा ये सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तिथि का बहुवचन क्या होगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो तिथि है उसका बहुवचन क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो तिथि का बहुवचन शब्द है वह तिथियां होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। आप लोग ये बताइए कि जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं इनमें से कौन सा विकल्प उसमें नहीं होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसमें अभिवादन नहीं होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो आपसे पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी ग्राम है वह जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तामील है, आपसे पूछा जा रहा है कि तामील क्या है। तो आप लोग आंसर बताइए कि तामील क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने आंसर दिया है जो तामील है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महेश्वर प्लस यानी महेश्वर जो होता है वह होता है महा प्लस ईश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो आप लोग नीचे देखिए फिर बताइए कि जो महेश्वर बराबर महा प्लस ईश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, आ प्लस ए बराबर ए का ये इसमें नियम समाहित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग ये बताइए कि पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो पति का पर्यायवाची है वह वल्लभ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो आपसे पूछा जा रहा है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग बताइए कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो दुरात्मा में वह दुर उपसर्ग है, आप लोग देखिएगा आप पहले और ऑप्शन नंबर सी में कन्फ्यूज नहीं होगा। जो हमेशा दुरात्मा में जो दुर है उसके नीचे हलंत लगा होगा रा के नीचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है जो टा वर्ग है उसका उच्चारण किससे किया जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो मूर्धन है उसी से का वर्ग का उच्चारण किया जाता है टा वर्ग का, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो आप लोग आंसर बताइए स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ है पैरों पर खड़ा होना, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, नवरत्न में कर्मधारय समास है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, कर्मधारय नहीं, यहाँ पर जो होना चाहिए वह होना चाहिए द्विगु समास। जो नवरत्न में वह द्विगु समास है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प का चयन करें। तो आप लोग इसे पढ़कर बताइए कि कौन सा असंगत है।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी आधी रात का समय, उसे आप विभावरी कहते हैं, तो यह गलत है, यह सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है? तो आप लोग ये बताइए कि जो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द होता है वह कौन सा होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द है वह है बिलाव, तो आपका आंसर बिलाव बनेगा। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आप लोग धर्मात्मा का विलोम शब्द यानी धर्मात्मा का आपको संधि विच्छेद करना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर बताया होगा। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी धर्म प्लस आत्मा, यह धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आप लोग बताइए कि बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो बाण का पर्यायवाची शब्द है वह तीर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न बता देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आप लोग बताइए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो अल्प प्राण व्यंजन है वह गा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो आप लोग ये बताइए कि यथाशक्ति में निम्न में से कौन सा समास है। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है, आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहग है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सा सा साहा व्यंजन कहलाते हैं, ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द युग्म सही है। आप लोग पहले पढ़िए फिर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, निर्झर झरना और निर्जर देवता, यह शब्द युग्म सही है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और आपको निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हेतु विकल्प का चयन करें। आपको दिया गया है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रणी था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल में नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, छहर दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आज समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा जमाया। नारी तू नारायणी उक्त को सिद्ध कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो आप लोग ये बताइए कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रणी था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नारी तू नारायणी का सही व्याख्या क्या है? तो आप लोग बताइए कि नारी तू नारायणी का सही व्याख्या क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, नारी तू नारायणी की तरह पूजनीय है, यही नारी तू नारायणी का सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का उद्धारक कैसा होगा? तो आपसे पूछा जा रहा है कि देश के उद्धारक कैसे होंगे या होगा, तो आपका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, नारी को समान स्थान देने से देश का उद्धारक कैसे होगा, तो नारी को समान स्थान देने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के उचित शीर्षक होगा। आप लोग बताइए जो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आप लोग आंसर बताइए इसका। आपने अगर इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, नारी तू नारायणी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब आप लोग आंसर बताइए। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लर दिख रहा है। साधु का स्त्रीलिंग है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, साध्वी, जो साधु का स्त्रीलिंग है वह साध्वी है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोग बताइए कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें संप्रदान कारक है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तपोवन में कौन सी संधि है? आपसे पूछा जा रहा है तपोवन में कौन सी संधि है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तपोवन में विसर्ग संधि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची है, तो आप लोग बताइए कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया, उपरोक्त सभी यानी शारदा, विमला और वीणा पाली ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला शब्द है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे यानी शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आपने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, जो शब्द के नीचे रेखा खींची जाती है उसे रेखा या पाद चिन्ह कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य का उदाहरण है पत्र लिखा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों से बताइए, तो आप लोग बताइए कि खग जाने खग की भाषा के लिए क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो आप लोग बताइए कि किस विकल्प में ओनली और ओनली भाववाचक संज्ञा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति में भाववाचक संज्ञा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है, तो आप लोग बताइए कि कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो अभी ने आपको लिखा गया इसमें अभी उपसर्ग नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आप लोग बताइए कि जो आंशिक शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो आंशिक शब्द है उसमें इग प्रत्यय है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, आपको देशज शब्द बताना है।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो खिड़की है वह देशज शब्द है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, देशज शब्द नहीं है, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो पादरी है वह देशज शब्द नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है, आप लोग बताइए कि जो अवनी है उसका विलोम शब्द क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, तो आप लोग बताइए कि कंठ तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है, जो आपको ऑप्शन में दिया है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी ए, जो ए है वह कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आप लोग बताइए कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह ए, प्रतिदर्श जो है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आप लोग ये पहले बताइए कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।